सियासत से अगर देखा जाए, सियासत में भी इनका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ताल्लुक रहा, बहुत सारी उनकी पहले सियासत में कंट्रीब्यूशन भी रहा। इसके अलावा अगर उनकी सहाफत से रिलेटेड उनके काम को देखा जाए तो सहाफत में भी उनका एक अच्छा करियर रहा और उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो उनसे आज कुछ जो हमारे आजकल टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें उनसे तजिया भी लेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद सुहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे राना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप सुनाएं। अच्छा राना साहब बताइएगा जरा अवाम को कि जिस तरह हम बात शुरू करेंगे सहाफत से, तो आप भी अपने सहाफी करियर में किस तरह से मतलब तब की सहाफत जब आप करते थे तब में क्या फर्क है और आज की सहाफत में क्या फर्क है? देखिए, जिस वक्त हम लोगों ने इस को ज्वाइन किया उस वक्त एक आइडियोलॉजी होती थी कि हमने मुआशरे का एक मुफीद फर्द बनना है और लोगों के लिए कुछ करके दिखाना है, और इस मुआशरे को तब्दील करने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो हमने करना है। तो इसी आइडियोलॉजी को लेके हम आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद सहाफत में भी बहुत सारा कहने का रश लग चुका है। हर बंदा सहाफी अपने आप को कहलवाता है, जिसके पास कहने के मोबाइल है या माइक है, वो इस फील्ड को अपना कहने के वो अपना बहुत अपना वो उस्ताद समझता है। आपको नहीं लगता कि सहाफत एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है जिसको सीखने के लिए आपको टाइम लगता है, उसके लिए आपको बकायदा आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए? देखिए, अब उसके लिए होता ये है कि पहले कोई भी शख्स जब ज्वाइन करता था तो वो ट्रेनी होता था किसी भी सीनियर सहाफी के साथ, रिपोर्टर के साथ, उसको ट्रेनिंग मिलनी। 2-3 अखबार थे और बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। रज़ा मीर साहब हैं, जंग वाले मीर साहब हैं और इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो उनका एक अपना अंदाज होता था। वो हीरे को पहले तो निकालते थे, फिर जिसमें उनको नजर आता था कि ये वाकई हीरा बनेगा तो फिर उसको वो खूब तराश खराश करके, और ये सारे उसके बाद जैसे देखिए ज़िया शाहिद साहब हैं और बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, जैसे मीर साहब हैं, अपना सुहेल साहब हैं, या सो मच सो, इस तरह मैं अब नाम लेने लगूं तो ये सैकड़ों में तादाद चली जाएगी, कोई एक भी छोटा नहीं, सब बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये उन्हीं एकेडमीज से आए हुए हैं। अब बदकिस्मती से ये हुआ है कि अब जब ये नई नस्ल आई है, नई पौध आई है, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया है इसने इनको शुतर बेमुहार कर दिया है। किसी भी पगड़ी को उछालने के लिए इनको कुछ किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारे वक्त में किसी भी आदमी के मुंह से, किसी भी बड़ी शख्सियत के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी प्लीज ऑफ द रिकॉर्ड, तो यकीन माने कि वो वहीं पे खत्म हो जाती थी, वो लोग भूल जाते थे। छापना तो दरकिनार, किसी को बताना तो दरकिनार, वो वहीं पे भूल जाते थे कि जी इन्होंने ये कह दिया है। लेकिन अब तो ये लोग उछालने के लिए दौड़े पड़ रहे हैं और किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की। सब आप एक यूनियन को, एक जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को भी आप लीड करते हैं, आप उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो अच्छे सहाफी हैं बड़े छोटे छोटे इलाकों में भी उनका पहले कोई किरदार है बड़ा जबरदस्त, वहाँ से वो न्यूज निकाल के लाते हैं। उनके इदारे भी उनको ना तो पे करते हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि मेटेरियली मतलब अपना सिर्फ वो अपनी जज्बे के साथ ही काम कर रहे हैं, उनको कोई बिल्कुल परफॉर्मेंस पे कोई सराहा नहीं जाता उनको। तो उनके लिए उनके जो मसाइल हैं, सबसे ज्यादा मसाइल देखने को मिले अगर किसी गलत खबर, मतलब किसी के बारे में खबर सही लगाते हैं तब भी उनको भुगतना पड़ता है। वहाँ के जो माफियाज हैं उनको तंग करते हैं, उनको सेट्स मिलते हैं, उनके घर वालों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा फिर उनका शौक भी ये होता है, उनका शोबा भी है और वो कुछ और काम भी नहीं करते, तो उनके मसाइल बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या विजन है? और इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करता है, इसमें आपने देखा होगा कि मुखला हज़रात किसी भी आप अदालत में चले जाए, छोटी बड़ी अदालत में, वहाँ पे वो उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सहाफी कम्युनिटी में ऐसा क्यों नहीं होता? जब भी कोई मसला होता है हम लोग दूसरे सहाफी को रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसके साथ खड़े नहीं होना ये चाहिए। देखें, अब जो दूर दराज इलाकों के रहने वाले लोग हैं
तो उनके यकीन माने कि अगर वो वहां की खबरें ना भेजें, वो काम ना करें, तो ये अखबारात के पल्ले क्या रह जाएगा, या चैनल्स के पल्ले क्या रह जाएगा, या वहां के लोगों को क्या दिलचस्पी होगी वहां पे। तो वो हर चैनल की, हर अखबार की, हर जो भी इदारा चल रहा है वो उन्हीं के सर पे चल रहा है। देखिए, कॉलम पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, बहुत कम लोग होते हैं। हर शख्स को अपने इलाके के मसाइल से दिलचस्पी होती है, अपनी जो उनकी तकलीफ होती हैं उनसे दिलचस्पी होती है कि हम किस हद तक उनके सोल्यूशन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए बदकिस्मती ये है कि एक SHO जो इलाके का है, अगर उसके खिलाफ कोई सहाफी खबर लगा दे तो यकीन माने उसके खिलाफ 5-4 पर्चे करवाना और फिर उसको उठवा लेना किसी भी, तो ये कोई इतना बड़ा उसके लिए मसला नहीं है। अब क्या हो रहा है कि तमाम जो लोकल सहाफी हैं वो भी अब इदारों की वजह से, क्योंकि वो उनके पीछे खड़े नहीं होते, उनको कुछ पे नहीं कर रहे। यकीन माने मैंने देखा है कि DPO ऑफिस में रोजाना सुबह हाजिरी देते हैं तमाम जितने भी चैनल्स के जितने भी सहाफी हैं, कोई इसमें तखसीस नहीं है। वो उनसे पूछ के खबर लगाते हैं। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर है तो उससे भी पूछ के खबर लगाते हैं। जो वहां से प्रेस रिलीज आएगी वो उन्होंने यकीन माने, मेरे ख्याल में आटे में नमक के बराबर भी नहीं बचे कि जो DPO के खिलाफ या DC के खिलाफ कोई खबर लगा सकें। उनकी जरूरत ही नहीं है, उनको उठवा लिया जाता है। इसकी वजह ये है कि उनका बैकअप देने वाला कोई नहीं है, उनका इदारा उनके साथ खड़ा नहीं है। इदारा, अच्छा, अब फिर इसके साथ साथ इस गवर्नमेंट ने तो खैर इंतहा कर दी है कि पीका जैसे काले कवानीन। अब उसमें पिछले दिनों बहावलपुर में 5 खवातीन पे पर्चा हुआ है, इसके तहत FIR हुई हैं, तो उसकी हमने भी मजम्मत की और भी लोगों ने मजम्मत की, लेकिन बात मजम्मत से आगे बढ़नी चाहिए कि महज ज़बानी कलामी और फिर हम जाके चोर दरवाजे से उन्हीं लोगों के पास बैठ के नहीं सर तुसी तो बहुत चंगा किया, जब ये बात होगी ना तो फिर मसाइल हल नहीं होगी। इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना मैं वही कह रहा हूँ कि हमें देखने को मिलता है अगर आप किसी वकील को नहीं भी मतलब काले कोर्ट की कोई इज्जत करते हैं, मैंने देखा है उनके साथ कोई मसला होता है, पीछे इतनी सारी इंसिडेंट गुजरे वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो सहाफी क्यों नहीं इकट्ठे होगा? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि अब वकला में भी बहुत से लोग बिके हैं, बहुत से लोग खरीदे गए हैं। अब डिवाइड एंड रूल वो तो अब पुराना असूल वो यहाँ पे भी अब उन्होंने जब महसूस किया कि ये लोग एक जान होके किसी भी तहरीक में जान डाल देते हैं, कहीं पे भी ये इकट्ठे होके मसाइल को जो है डिस्कस कर लेते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो उन्होंने भी अब इसमें दरार डालने की कोशिश की है, किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा है। आज जिस तरह हमने मौजूदा दौर की सियासत को देखते हैं और सहाफत को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले भी इस तरह होता था, लेकिन अब ज्यादा कुछ देखा है, कुछ सहाफी किसी ज्यादा पार्टी के क्लोज हो गए हैं, कुछ किसी पार्टी को ज्यादा डिफेंड करते हैं। आपको नहीं लगता ये कोई किसी पार्टी के साथ अटैच होना सहाफत के रूल्स के खिलाफ? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करता चलूं। बात यह है कि जैसे जैसे और खास तौर पे ज़ियाउल हक से पहले तक किसी के पास मोटरसाइकिल थी तो वो मोर देन एनफ, बड़ा जबरदस्त वो सवारी गिनी जाती थी। फिर एक दौर आया, एक पजेरो होती थी, बड़ी अजीब सी मोटर थी। अच्छा, मैंने देखा उसमें बंदा बड़ा अनटाइडी रहता था, लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल बन गई, एक आधा गनमैन साथ और ये वो। अच्छा, उस दौर में पैसा बड़ा आया, काला धन, और उसने लोगों को इतना तबाह बर्बाद किया। अब इस स्टेटस क्यों में सारे लग गए हैं, हर बंदा अब देखें जितने बड़े सहाफी हैं, अगले दिन वो दिखा रहे थे कि मोहम्मद मालिक साहब के पास ऑडी है या किसी और के पास कोई और गाड़ी है, कोई मर्सिडीज, कोई। अच्छा, जब वो ये बताते हैं तो फिर सबका दिल करता है। अच्छा, अब उनके लिए क्या बचता है? सहाफत में सिर्फ यही एक बचता है कि आप अपने आप को बेचें, आप अपने कलम को बेच दें। तो वो सब सहाफी फिर करने लगते हैं कि भाई मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं रायामा को हम वार करने के लिए
फिर अब ये रिसेंटली जो वाकया हुआ है सुहेल वड़ाई साहब का, या इसी तरह दीगर साफियों का, कि वो सब फिर पेड लिखने वाले होते हैं। जैसे तारीख सरकारी मुअर्रख से लिखाई गई है ना, अब इसकी ऑथेंटिसिटी मैं कई दफा सोचता हूँ कि हमारे बादशाह बड़े जनाब नेक थे, बड़े पारसा थे, टोपियां सीते थे, भाई अपने भाई की आंखें निकलवाई, बाप की आंखें निकलवाई, कैद करवाया, सर कलम करवाए, क्या क्या जुल्म नहीं किए टोपियां सीने के लिए। भाई टोपियां सीनी है तो वहां कहीं और बैठ के सी लो। मकसद सर हुक्मरानी का एक अपना नशा होता है। अब इस नशे को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मुसाहिब क्रिएट किए जाते हैं, जो सुबह सुबह आके बताते हैं कि हजूर आज तो आपका चेहरा देख के ये देखे सूरज भी खुश हो रहा है, उसकी धूप भी चमक गई है। जब ऐसी रत्बुल लिसानी होगी, हमारे जो हुक्मरान तबका है वो फिर जब खुशामद पसंद हो जाएगा तो तब फिर तारीख सरकारी ही लिखी जाएगी। और ये जितने भी इस वक्त सहाफी, मैं साहब को नहीं कह सकता, ना ही मेरी ये औकात या बसात है, बहुत से बड़े नाम हैं और बड़े डटे हुए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके ये कहीं ना कहीं से पैसे ले रहे होते हैं। जब लेके थोड़ा सा फिर वो फिर नजर भी आना शुरू हो जाता है। अब इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को भी पालना है, अपने दीगर जो आपके मसाइल हैं, मसाइल हैं, घर को, खानदान को, तो फिर उसके लिए तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो ये सब कर रहे हैं और इसी का ये शाखसाना है कि सहाफत दिन ब दिन जर्दी माइल हो रही है, इसका रंग जर्द हो रहा है और ये बेचारी बड़ी परेशान हो रही है। और देखिएगा कि किसी दिन इसको इतना यरकान हो जाएगा तो ये मर जाएगी। मतलब बिल्कुल आपने कहा कि एक दूसरे की आगे बढ़ने की दौड़ है, वो पैसे की दौड़ है। और जैसा मतलब खास जो बड़े साफी को जो देखते हैं तो उनकी करोड़ों रुपए में इनकम है, उनकी गाड़ियां हैं, बल्कि अब तो गाड़ियों को देखेंगे तो जाहिर है दूसरों का भी दिल करेगा पीछे रहेंगी। अब तो जेट प्लेन्स वगैरह उन्होंने खरीदे। जी ऐसे ही है मुबशर लुकमान साहब के और भी कुछ एक दो साथी हैं उन्होंने खरीदे हुए हैं। दौर था जब सहाफत को वाकई एक अजीम पेशा समझा जाता था। वो सहाफी के नाम सुनते ही उसके पास पुरानी सी एक बाइक ज़हन में आती थी और वो एक कलम और ऐसे था लेकिन अब वो खत्म हो चुका, ना ही मतलब वो चीजें रही हैं। तो अच्छी मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम साथ आपसे डिस्कस करेंगे जो सहाफत के साथ साथ। एक तो ये है कि जिस तरह से जब से हमारे सीपीओ और अपना अतर साहब आए हैं, इन्होंने बकायदा आते ही मतलब उन्होंने चलान की ना रेशियो काफी बढ़ गई इनके दौर में ना। तो उन्होंने कहा कि मतलब चलान के रेट्स भी बढ़ा दिए गए। तो मैं वैसे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम एजुकेट नहीं कर सकते लोगों को चलान बढ़ाने की बजाय कि यार लोग अपना हेलमेट पहने, या हम जो है ना इशारे में थोड़ी देर खड़े हो जाएं। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद लोग चलान भी करवा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई इशारे पर रुकने के लिए तैयार है, ना ही कोई हेलमेट पहनने के लिए तैयार है। इसके पीछे आपका रीजन क्या है? ये असल में ना पूरी कौम के लिए हमारा कौमी अलमिया है कि हम कानून पे अमल करना अपने लिए बायसे जिल्लत समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसी चीज़ से ये मुआशरा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई कवानीन का एहतराम करने से ही तो कौमें बनती हैं, मुआशरे बड़े बनते हैं और उनका एक फिर मुकाम होता है। हमारे यहाँ जो इशारे पे रुक जाए, हम बड़ी हैरत से देखते हैं, जो जा रहा हो वो अपने आप को फन्ने खा समझ रहा होता है। अगर हम मिन हैसुल कौम इस चीज को समझ लें कि ये गलत है और हमने इस पे अमल करवाना है, तो फिर मेरे ख्याल में कोई अब किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहां पे आपको अगर कोई पुलिस में नहीं रोक रहा तो आम आदमी आपको रोक रहा होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और वो देखिए कौमें बन गई हैं, क्या कर गए हैं। जो सिलेबस है हमारा, शुरू पढ़ाया जाता है, ये मतलब हर क्लास में हम उनको बेसिक चीजें क्यों नहीं सिखा पाते? नहीं, कोई नहीं पढ़ाया जाता। इस मुल्क में पढ़ने का तो रवाज ही नहीं।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में, एजुकेशन के बिजनेस में बच्चों को रटवाया जाता है, सही कह रहे हैं। ताकि वो रट्टू तोते बन के नंबर ज्यादा से ज्यादा ला के, ये नंबर की गेम हो गई है अब, ये तालीम की, एजुकेशन की और उसकी तरबियत की गेम नहीं है। अब देखें जितना बड़ा इदारा है वो तशहीर क्या कर रहा होता है कि हमने जनाब हमारे फलां स्टूडेंट ने इतने नंबर ले लिए, इतने में से वो पूरी टॉप किया, फलां किया। कभी किसी ने पूछा है कि उसको बोलने की भी तमीज है, उसको बैठने की भी तमीज है? कुछ भी नहीं है। अब एक दिन मेरा बच्चा वो गया और कहने लगा घर में, वो जो है ना शहजाद, पूरी माँ ने पूछा कौन? वो टीचर, उसने एक उसके, तुझे शर्म नहीं आती? उनको सर कहें कि सर शहजाद साहब ने ये फरमाया। अब हमारे, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त रटाया नहीं जाता था, हमें तरबियत दी जाती थी। हम यकीन माने उस्ताद के सामने आज भी मैं नहीं बैठ सकता, हिम्मत नहीं है। हमने एक रिपोर्ट बनाई लास्ट ये 14 अगस्त से पहले। हमने 2-3 सवाल लोगों से पूछे जिसको सुनने के बाद बड़ी हैरानी हुई कि हमने पूछा कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ। आप यकीन करेंगे कि हमने जितने लोगों से पूछा उनमें से तकरीबन 60% लोगों को डेट ही नहीं पता थी और लोग कह रहे थे कि 14 अगस्त मनानी है। इसी तरह हमने भी किसी से पूछा है ना कि रेड लाइट पे खड़े होना है या ग्रीन लाइट पे क्या मकसद है, किसी को कुछ नहीं पता, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता। ये हालांकि बेसिक चीजें हैं जो कि हमारे बच्चों को बतानी चाहिए। देखें बात, मैंने वही अर्ज किया है ना कि यहाँ पे माँ ने 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में धकेल दिया। हालांकि अब अच्छा, किताबें भी ज्यादा हैं। नहीं, किताबों का जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। असल जरूरत तरबियत की है, पूरे माहौल की है। अब एक बहुत बड़े शख्स का ये कॉल है कि भाई किसी ने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को घर में अपना माहौल, उन्होंने कहा जब वो बाहर निकलेंगे गाली की आवाज सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो आगे पूछेंगे ये क्या चीज है। जब तक हम पूरे मुआशरे को बेहतर नहीं करेंगे ये बिगाड़ ऐसे रहेंगे। ये स्कूल्स नहीं है, ये इदारे नहीं है, ये इस वक्त कमर्शलाइज हो चुके हैं। इनका मकसद माल बनाना है। अब बड़ी बड़ी चेन्स चल रही हैं, अब इनके मालिक खरबोपति बन गए हैं यहाँ से, और हम उसी क्यू में लगे हुए हैं। भाई जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, इनकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे, माँ जो है वो बच्चे को 2.5 साल के को धकेल दिया, अब वहां पे गया, वो टीचर के पास 25-30 बच्चे हैं, वो बेचारी को तनख्वाह भी कम मिल रही है, वो तो जान छुड़ाने के चक्कर में है, वो उनकी एक एक बच्चे की क्या तरबियत करेगी। हर गवर्नमेंट जब आती है सुनने को 2-3 चीजें बड़ी ही वाज़ेह मिलती हैं कि एक तो हम सेहत का निज़ाम अच्छा कर देंगे, तालीम का निज़ाम अच्छा कर देंगे। आखिर वजह क्या है कि बजट भी होता है, चीजें भी अनाउंस होती हैं। मौजूदा दौर में भी देख लिया जाए तो कहा जा रहा है कि जी बच्चों को दूध भी पिलाया जाएगा, ये भी किया जाएगा, वो बच्चों की नेशनल मार्ची हो, लेकिन जो निज़ाम बदलना चाहिए उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जाता? क्यों बदलेंगे? अगर ये निजाम बदल देंगे तो फिर इनकी हुकूमत कैसे चलेगी? फिर ये गुलाम कैसे पैदा होंगे? फिर इनको किस चीज का लालच देंगे? अब देखें ना, यहाँ पे अगर एक आदमी भूखा है तो उसके लिए सबसे बड़ी क्या होगी? रोटी। अब अगर उसको रोटी दे दी, इससे बेनियाज कर दिया, अब उसको कपड़े भी अच्छे दे दिए, अब उसको सवारी भी मिल गई, तो फिर वो आप लोगों के गाड़ियों के आगे नाचेगा क्यों? वो आपके डेरों पे आके बैठेगा क्यों? वो तो अपने काम पे लग गया ना, वो तो अपने मजीद खानदान को बेहतर करने के लिए उसने अब स्ट्रगल शुरू कर दी, तो फिर वो क्यों आपके डेरों की रौनक बनेगा? तो जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो आप कहाँ से समझते, किस जगह से शुरू होगा, किस तरह से मतलब ये हमें पूरी देखिए, कौम बनने के लिए बाकायदा एक टाइम भी दरकार होता है और उनका मिजाज भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारा मिजाज है ना हमारा टाइम है। अब हम क्या हैं, यहाँ पे आप देख लें कि 76 सालों में पूरी तारीख उठा के देख लें, कहीं पे भी आपको तसलसल नजर नहीं आएगा। और देख लें कि किसी वक्त
यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री थी। अच्छा, भुट्टो साहब एक नई आइडियोलॉजी आके लेके आ गए, उन्होंने इस मुल्क का इकोनॉमिकली इसको बर्बाद कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई, किसी ने भी ये नहीं कहा कि अयूब खान ने, चाहे वो डिक्टेटर थे, कतई नजर इससे मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन वो उसका फैसला इन लोगों ने करना था, नहीं किया, तो मुझे क्या जरूरत है इस बहस में पढ़ूं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो काम किए, उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत परवान चढ़ाया, उन्होंने डैम्स बनाए, उन्होंने आपको कवानीन बना के दिए, उस शख्स ने आपको आपका एक मरकजी इस्लामाबाद, जहां पे आप सब जाने को तरसते हैं और देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने दीगर इलाकों को भी डेवलप किया। डेवलपमेंट में उन्होंने कमाल उनका मलका है। तो चले, वो डिक्टेटर थे कतई नजर इसके, तो भाई आने वाले ने क्या किया, उसने तो इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया। हाँ, आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, सदर जा रहा है, पार्टी जा रही है, चली जाए, इससे किसी को गर्ज नहीं है, आने वाला पॉलिसीज को बदलेगा नहीं। ऐसी है। अच्छा, ये हमारे यहाँ इस तरह से क्यों है कि मतलब लोग, जिस तरह भुट्टो साहब की हमने बात की, उनको गुजरे हुए भी एक मुद्दत हो चुकी है, लेकिन आज भी वही आइडियोलॉजी के भुट्टो जिंदा है, उसी के नाम पर वोट भी मिल रहा है। आखिर अवाम में ये शऊर कब बेदार होगा? नहीं होगा, ये अवाम इस काबिल ही नहीं है। मैंने तो कभी इनसे उम्मीद नहीं रखी, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये है सच। हाँ, अगर आप कहें लफाजी के लिए तो जी कौम तो बड़ी जनाब ये करेगी। देखें, अब बात ये है कि जितना शऊर आ रहा है, आप उतना उसको रोकने भी की कोशिश में मसरूफ हैं। हमारे जितने इदारे हैं वो शऊर के आगे बंद बांधने के लिए डटे हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लीडर से मोहब्बत ज्यादा जरूरी है या मुल्क से मोहब्बत ज्यादा जरूरी? देखें, बात सुने, लीडर तो उसी वक्त होगा जब आपका मुल्क होगा। अब अगर मुल्क ही नहीं है तो लीडर कहां से होगा? अब मौजूदा दौर में हमने जिस तरह से देखा है कि हम 3-4 हिस्सों में बढ़ गए हैं, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो होना चाहिए। लेकिन अभी पंजाब में बात की जाए तो पीटीआई का एक मतलब लोग आपस में झगड़ते हैं, बल्कि यहाँ तक कि जाती दुश्मनियों की हद तक पहुंच चुके हैं। मतलब लोग आपस में बोलचाल नहीं है लोगों की, मतलब रिश्तेदारों में इस इख्तिलाफात पे जंग है, तो कोई पीटीआई को ज्यादा बेहतर समझता है, कोई उंगली को ज्यादा बेहतर समझता है, लेकिन मुल्क की बात कोई भी नहीं करता, पाकिस्तान की बात नहीं करता। मैं थोड़ा सर्च करता चलूं। मैंने वो ये पहले भी अर्ज किया है कि बरतानिया देख लें, अमेरिका देख लें, जितने भी मालिक हैं जहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, यहाँ जहाँ भी वहाँ पे 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां मुख्तलिफ सिस्टम के तहत चल रहे हैं। पार्टीज के साथ एफिलिएशन तो चलती है, इसको तो हम कहीं पे भी रोक नहीं सकते। लेकिन बात ये है, मैंने पहले भी ये अर्ज किया कि मुल्क होगा तो आपकी पार्टी और फिर लीडर और देखा है कि अगर उनका कोई लीडर चाहे वो पार्टी को पसंद भी करता है, अगर लीडरशिप कोई मिस्टेक हुई है या उसके अगर कोई मामला ठीक नहीं चला सका तो उसकी भी कम से कम वो कहते हैं कि इसने गलत किया है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अगर वो लीडर चाहे गलत करे सही करे, हम उसकी हर चीज को आमीन किस तरह से कह देते हैं? नहीं, उसकी खास वजह है, हमारा मिजाज डेवलप किया गया है, और इसके लिए बाकायदा अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो अंग्रेज ने बड़ी कोशिश की है यहाँ पे शख्सियत परस्ती के लिए। अब जितने भी वाकयात हैं, अब इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बेचारे चीखते हैं, जितने भी वाकयात हैं, और इसके लिए लतीफा है शायद 2 बरगर्दने रावी के एक सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास में उनको जगह ना मिली तो सेकंड क्लास में बैठ गए, तो जंग हो रही थी। अब उन्होंने पूछा कि जनाब की बनेगा पाकिस्तान का? अब उन्होंने कहा यार इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है तो पाकिस्तान का जीतना मुमकिन नहीं है, उनके पास फौज बड़ी है, उनके पास अफरादी कुव्वत बड़ी है, उनके पास वसाइल बड़े हैं, उनके पास सब कुछ ज्यादा है, तो अगर इन चीजों से देखा जाए तो पाकिस्तान का जीतना मुमकिन नहीं नजर आता। तो लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया। अब वो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया, फर्स्ट क्लास में गए तो किसी ने पूछा जी आपने क्या सबक सीखा? उन्होंने कहा जी फर्स्ट क्लास की बात सेकंड क्लास में नहीं कहनी। तो बात यह है कि हमारे यहाँ
लोगों को ये बताया गया है कि बाबा जी बम पकड़ के ना जी वहां फेंक देते हैं और ये हो जाता है वो, यानी कि इनको ख्याली दुनिया में ख्याली पुलाव। अच्छा, अब हमने इसके इतने खूबर और असीर हो गए हैं कि अब हम अपने असल से इतना दूर जा चुके हैं। और इसमें देख लें कि हमारा जो मौलवी है, मैं आज ही पढ़ रहा था और ये हकीकत भी है कि 15,000 20,000 से ज्यादा उसकी तनख्वाह नहीं है, 25,000 तनख्वाह है। अच्छा, आप देखें अगर उसके एसेट्स को देखें, अपना ये जो गनौरी टाउन वाला वो था, अरबों में उनकी जायदाद निकली, या इसी तरह और बहुत से कम तो कोई मौलवी। अब ये कहां से आती है भाई? यहीं से जो हमारी फितरी कमजोरी हैं उनसे फायदा उठा के ये अब बिजनेस बन गया है। तो जब बिजनेस होगा तो लोग मिर्जा साहब की बात कीजिए, मिर्जा साहब अगर बात कीजिए तो उन्होंने वाकई शौक दिया है आवाम को, तो जिन लोगों को जो शौक रखते हैं उनके लिए तो वो बहुत टैलेंटेड नॉलेज की बातें करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी जो मेजोरिटी है ना पाकिस्तान में, तो वो इसके बड़ा खिलाफ है। हर फिरका उनको गालियां भी देते हैं, उनको अपनी महफिलों में तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो रिसेंटली उनकी गिरफ्तारी भी हुई है IPO के तहत। तो आपको मतलब आप कैसे देखते हैं कि यार इस चीज को किस तरह से मतलब हमारी मतलब देखिए इख्तिलाफ करना ज्यादा बात है, लेकिन आप उसको गिरी हुई बातें उसके खिलाफ करते, इसके लिए मतलब हमारी पहली वाली बात है कि हमारी नॉलेज में कमी है, हमारी परवरिश में भी कमी है। देखिए मेरी बात सुना ना, जिस वक्त इस्लाम आया, मेरे आका तशरीफ लाए, सारी दुनिया को पता था कि आप सच्चे हैं, मगर मानने से सभी ने इनकार किया। कौन है जिसने माना? मुझे बताएं। चंद लोग। कितने लोग थे? फिंगर टिप्स गिने जा सकते हैं। और उन पे क्या क्या जुल्म नहीं किए गए। बात यह है कि जब भी आप बिगड़े हुए मुआशरे में आके उनके बिजनेस, अब मैंने अर्ज किया है कि अब ये मजहब की बजाय इनकी बिजनेस की दुकानें बन गई हैं। अब ये अपने बिजनेस पे जब बात आती है तो फिर ये चीखने लगते हैं, मारने को दौड़ते हैं। फिर इनके पास एक हथियार आ गया फतवे का। फतवे की दुकानें इन्होंने खोली हुई हैं। अब जैसे मेरा ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से था, अब हमें सारी उम्र एक ही दर्स दिया गया। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े स्कॉलर थे मौलाना मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बिला शक शुबा बहुत बड़े मुफक्कर थे। उनका मैं तफहीमुल कुरान लाया तो मेरे मामू ने जनाब मेरा नातका बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा, ताल्लुक नहीं रहा, अब आप हमसे अलग हो चुके हैं। मैंने कहा जी क्या हुआ है? वो तू तफहीमुल कुरान पढ़ देते हैं मदूदी दी, तू तो काफिर हो गए हैं। अच्छा, अब इनके पास क्या था कि बरेलवी देवबंदियों को काफिर और ये दोनों मिलके अहले हदीस को काफिर, और आज तक होता रहा है, हम देखते रहे हैं। मेरे पास घर में यकीन माने, और मेरे कुछ दोस्त शिया थे एडवोकेट, मैंने उनको एक दफा खाने पे हम सब इकट्ठे हुए मेरे घर से, तो नमाज का टाइम हुआ तो मस्जिद में चले गए, तो मेरे मामू ने उनको धक्के दे के निकाल दिया, भैया आपने हमारी मस्जिद। फिर उन्होंने उसको धोया, मस्जिद को धोने के बाद फिर नमाज पढ़ी। अच्छा, आप देखें कि मैं ये समझता हूं कि भाई जब तक हमें शऊर में, अब हमें क्या है, हमें उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के अपना वो एक कोलू का बैल होता है ना, उसकी आंखों पे खोपे चढ़ा देते हैं, तो वो बेचारा एक ही सर्कल में घूमता रहता है और आंखें उसकी बंद की हुई होती हैं। भाई उसको अब नजर ही नहीं आ रहा, वो वहीं पे घूमे जा रहा है। तो ये सब यकीन करें कि मैं ना कुछ दिन पहले ना गया यहाँ पे ना मकबरा जहांगीर पे, तो मैं देख के हैरान हुआ कि लोग वहाँ पे भी मन्नतें मांगते हैं और वहाँ पे भी लोग बैठे दुआएं कर रहे हैं। तो मैंने उनको नहीं पता कि वो किसी औलिया अल्लाह का दरबार है, किसी वो कब्र को देख के उसकी परस्तिश शुरू कर। देखिए औलिया अल्लाह का भी कहाँ ये दर्स था। किसी भी वलीउल्लाह जो सही हो मुझे बता दें कि उसने कहा हो कि जी मेरे पास आके मांगे,
मुमकिन ही नहीं है। देखिए, कोई भी अल्लाह का बंदा जिसका अल्लाह से ताल्लुक है, वो कैसे ये कह सकता है कि जी आप मेरे पास आए, अल्लाह से ना मांगे। भाई, सबका हाजत रवा तो रब है। बेशक। और मेरे आका ने हमें क्या दर्श दिया है? यही दर्श दिया है। आपकी जिंदगी का दर्श ही यही था। 63 साल दौर आप देख ली उनका पूरे का पूरा। आपको क्या लगता है कि इंजीनियर अली मिर्जा जैसा कहने के आलम पे क्या जा सकता है? नहीं, बहुत एक मतलब कहने की तबलीग करने अगर देखा जाए तो वो सच बयान करने वाला इंसान, मैं इस तो वक्त वो क्या कर सकता है? आका मौला कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सकता है? नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हमेशा से अब ये जो मुल्ला उस पे चढ़ दौड़े हैं ना जी, चूंकि इनकी तो दुकानों, ये तो पहले चीख रहे थे ना, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे, लोगों में शऊर आ रहा है, लोग अब सवाल करने लगे हैं कि भाई तुम ये कैसे कह रहे हो, अब हमें इसके मुतालिक बताओ। अब हो क्या रहा है कि यकीन माने, मुझे अल्लाह का तारुफ, मेरे प्यारे आका का तारुफ, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन का तारुफ, अहले बैत का तारुफ जो इंजीनियर साहब के जरिए हुआ है, मैंने तो कहीं यकीन माने, मैं अब अपने आप को सही मुसलमान समझने लगा हूँ। जब भी ये इल्जाम लगाते हैं, आप पहले तो मतलब कभी कहते हैं वो सहाबा के गुस्ताख है, वो कभी कहते हैं वो अहले बैत का गुस्ताख है, कभी मतलब जब उनको सुना जाता है तो उनकी बातों में कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। देखें, कुछ भी नहीं है, सच बयान करेंगे ना। मैंने कहा है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अब होता क्या है कि अब आप देखें, इस मुल्क का अमनो अमान किन्होंने बर्बाद किया? कि पहले कहते रहे कि जी अहले हदीस काफिर है, बाकी सारे एक तरफ थे। अच्छा, शियों के साथ बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, उनकी न्याज भी खाते थे, उनके साथ जुलूस में भी जाते थे और सब कुछ करते रहे इकट्ठे सारे। अब फिर अचानक क्या हुआ? ईरानी इनकलाब आया ऐसे ही और फौरी तौर पे चेंज आ गई। अब तोपों के रुख उनसे हटके शियों की तरफ हो गए। सही बात। और अचानक एक बंदे को ये पता चलता है कि भाई ये सहाबा का जो गुस्ताख है वो काफिर है। अच्छा, जब कानून मौजूद है, फिर आप कानून को हाथ में कैसे ले सकते हैं? ये तो कहीं पे भी नहीं है ना। इन मुल्क का आप अमनो अमान तबाह कर रहे हैं और कानून को हाथ में ले रहे हैं। मैं राना मोहम्मद मुबश्शिर सोहेल, सरपरस्ते आला पाकिस्तान नई आवाज जर्नलिस्ट एसोसिएशन, आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरा ये पैगाम बिलखुसूस अपने सहाफ़ी भाइयों से है कि बाखुदा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं, यकजान हो जाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। अगर किसी पे कोई बुरा वक्त आता है तो बजाय इसके कि हम उस पे हंसें या उसकी लेग पुलिंग करें या उसके खिलाफ महाजराई या कोई ऐसी, देखें गलतियां सभी से होती हैं, उसको हमें चाहिए कि अच्छे अंदाज से इस मामले को निपटाएं, अपने सहाफी भाई के साथ खड़े हों। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और किसी पे भी आ सकता है। तो सहाफियों की एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के लिए मेरा ये पैगाम है कि सब यकजान हो जाएं, यकसू हो जाएं, अपने काम पे तवज्जो दें, अपने दोस्तों के साथ खड़े हों और अपने काज के साथ खड़े हों। और बिलउमूम मेरी गवर्नमेंट के से रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त आप लोग हुकूमत में होते हैं तो सबसे पहला काम आपका सहाफियों को दबाना होता है। तो हुजूर, बात यह है कि हम वही बात करते हैं जो हम देखते हैं, जो हमने देखना होता है वही आगे हमने लोगों को बताना होता है। अब आप आंखों से कहें कि वो दिन को देख रही हैं और कहें कि सूरज जो है वो नहीं निकला, रात का अंधेरा है, तो ये बड़ा एक अजीब और बड़ा फजूल सा मुतालबा होगा। सहाफी इस मुआशरे की आंखें हैं, सहाफी इस मुआशरे के कान हैं। उन्होंने जो देखना है, जो सुनना है, वो ही लिखना है।
और मजे की बात यह है कि जिस वक्त आप लोग अपोजिशन में होते हैं तो हम सबके साथ होते हैं और हम सबसे अपनी फेवर चाह रहे होते हैं, और जिस वक्त आप हुकूमत में आते हैं, आते ही सबसे पहले आपने हमारा गला दबाना होता है। तो हुजूर, वक्त बदलता रहता है, हुकूमत, गवर्नमेंट और अपोजिशन, इन्होंने पैरेलल चलना होता है और इसके साथ साथ हमने भी चलना होता है। तो भाई, जिस वक्त आप गवर्नमेंट में हो, हमारे साथ हमारी बात, हमारी जो हम तहरीर करते हैं, जो हम आवाम का मिजाज देख रहे होते हैं, जो उनकी तकलीफ देख रहे होते हैं, जो उनके दुख देख रहे होते हैं या दीगर मसाइल, उनको आप तक पहुंचाना हमारा काम है। और जिस वक्त आप अपोजिशन में हो तो आप हमें सराहें, और जिस वक्त गवर्नमेंट में आए तो आप हमारे खिलाफ खड़े हों, ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम है, वरना मुआशरती अक़दार बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, और यकीन माने फिर दास्तान भी नहीं होती दास्तानों में। तो मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि एक दूसरे का एहतराम करें, मुल्की कवानीन का एहतराम करें। कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं कि उन पे अमल किया जाए, गलत है या सही है, इस पे कोई बहस नहीं है। हाँ, जिस वक्त आप गवर्नमेंट में हो तो उनको तब्दील कर दें, अगर कोई कानून गलत है तो आप उसको बदल दें, और मेहरबानी करके पीका या इस जैसे काले कवानीन को बाखुदा ना बनाएं, क्योंकि कल को आप लोगों की आवाज भी हमने ही उठानी है, फिर हमने ही आपके इन दुखों को लोगों के सामने लेके आना है। फिर उस वक्त आप लोग अपने ही कवानीन का जो आपने बनाए होते हैं उसका शिकार हो रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके ना ऐसे कवानीन बनाए जाएं, ना मुआशरे की इन आंखों को बंद करने की या इनमें धूल डालने की कोशिश की जाए, ना इन कानों में शीशा पिघला के डाला जाए। कल को फिर ना कोई आपकी बात कहने वाला होगा, तो उस वक्त फिर हालात कुछ और होंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुश रहें, एक साथ रहें, मुत्तहिद रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।